नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 9 जून 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, हमारे पास में आज दो इश्यूज़ हैं। एक तो है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अभी रेपो रेट को हाइक किया है 50 बेसिस पॉइंट से, मतलब 0.5% से राइज कर दिया है। तो उसके क्या तो कारण हैं और क्या इसके इम्प्लीकेशंस हमें देखने को मिल सकते हैं। दूसरा है कि हमारे हेल्थ सिस्टम में कितने रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, ठीक है, जिससे कि एक इफ़ेक्टिव हेल्थ सिस्टम हम बना सकें। उस पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरा आर्टिकल देखेंगे। तो ये दो इश्यूज़ है, दोनों को हम डिटेल में देखने वाले हैं। देखो, पहला इशू है फर्स्ट, प्राइस स्टेबिलिटी। देखो, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो बाई मंथली मीटिंग होती है, तो जून 8 मतलब कल की जो मीटिंग कंक्लूड हुई उसमें ये फाइनलाइज हुआ है कि 50 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट को राइज़ किया जाएगा, जो कि बेंचमार्क रेट होती है, जिसके बेसिस पे बैंकों को आरबीआई के द्वारा सिग्नल दिया जाता है कि भाई अब आप जो भी लोन फ्लॉट कर रहे हो, लोन दे रहे हो लोगों को, उस पर क्या इंटरेस्ट रेट आप ले सकते हो। दूसरा कि जो लोग आपके पास में आकर, बैंकों के पास में आकर डिपॉजिट कर रहे हैं, उनको आप रिटर्न में कितना ब्याज दोगे, डिपॉजिट रेट क्या रखोगे। ओवरऑल अगर देखें तो 40 बेसिस पॉइंट तो पहले राइज हो गए थे, 50 बेसिस पॉइंट अब राइज हो गए। ओवरऑल रेपो रेट अब हो चुकी है 4.9%, ठीक है, जो कि प्री पेंडेमिक लेवल से 25 बेसिस पॉइंट मतलब 0.25% ही कम है, ठीक है। अब देखो, बात ऐसी है, टारगेट क्या है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। अब इन्फ्लेशन जो है वो कम होने के चांसेस अभी तो दूर दूर तक लग नहीं रहे हैं, क्योंकि आरबीआई ने खुद ने एक्सपेक्ट किया है कि मतलब ये जो अभी रीसेंट रिपोर्ट्स रिलीज हुई हैं, आरबीआई की खुद की फोरकास्टिंग है कि जी 2022-23 में इन्फ्लेशन 6.7% तक रहने वाली है, जबकि टारगेट आपको पता है 4 ± 2%, जिसका अपर हैंड कौन सा है, 6%। अपर हैंड को भी क्रॉस कर रही है। इसका मतलब आरबीआई जो है वो आरबीआई कंट्रोल करने में तो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, ठीक है। दूसरी तरफ से आरबीआई का जो रिस्पॉन्स है उसमें लैग्स बताए जा रहे हैं। लैग्स का मतलब कि डिले हो रहा है, जिससे एक कह सकते हैं ना, जिससे अलाक्रिटी के साथ में एक्शन लेने की ज़रूरत थी आरबीआई के द्वारा, वो एक्शन नहीं लिया गया है। और वैसे देखा जाए तो अभी जो पॉलिसी एक्शन है इसकी ज़रूरत भी थी। तो ये तो पहले से एक्सपेक्टेड था कि इंटरेस्ट रेट को राइज करने की आरबीआई अपनी तरफ से डिसीजन लेगा। दैट मीन्स मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो ये डिसीजन था, ये प्रिडिक्टेड था कि हाँ जी, ऐसा कुछ तो होने वाला ही है। ओवरऑल आप देखो कि इन्फ्लेशन टारगेट जो है वो मिस हो रहा है। पहले इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन थी 4.5% फरवरी मंथ में, फिर अप्रैल में 5.7%, अब इसको बढ़ा करके 6.7% तक तो ले जाया जा चुका है। अब देखो, बात ऐसी है, हमारे यहाँ पर इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं तो हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन दो होती है। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन में तो क्या होता है, फूड एंड फ्यूल दोनों कंपोनेंट इंक्लूड होते हैं। अब इन दोनों कंपोनेंट्स के इंक्लूजन की वजह से वॉलेटिलिटी बहुत होती है। फिर बात आती है कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन जो होती है ना, वो अगर बढ़ती है तो वो थोड़ी चिंता वाली बात होती है, कारण कि फूड एंड फ्यूल जो है ना, वो आप हेडलाइन इन्फ्लेशन से एक्सक्लूड कर दो, निकाल दो, फिर आपके पास बच जाएगी कोर इन्फ्लेशन। कोर का मतलब हो गया एकदम बेस वाली चीज होगी, जिसमें ज़्यादा वेरिएशन आना ठीक बात नहीं होती है इकोनॉमी के लिए। बट रियलिटी ये है कि अप्रैल मंथ में कोर इन्फ्लेशन 7% पे चल रही थी, जो कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये कहीं ना कहीं कंसर्न शो कर रही है कि भाई फूड एंड फ्यूल तो वोलेटाइल कंटेंट है। फूड है, मानसून अच्छा हो गया, 1 महीने के अंदर ही महंगाई कम हो जाएगी। फ्यूल है, यूक्रेन रशिया वॉर रुक गया, अभी मतलब मानो कुछ दिनों के अंदर अंदर ही रेट है वो रिड्यूस हो जाएगी। पर कोर इन्फ्लेशन, जिसमें सर्विस एंड गुड्स को इनको हम इंक्लूड करके चलते हैं, इसमें जब वॉलेटिलिटी रहती है या फिर ये राइज रहता है तो वो चिंता की बात रहती है। होलसेल प्राइस इंडेक्स है, वो आपको पता है ऑलरेडी डबल डिजिट्स में चल रहा है, वो भी कहीं ना कहीं चिंता की बात है। तो ओवरऑल अगर देखें तो चैलेंजेस बहुत हैं। इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगी, चांसेस कम हैं अभी भी इस साल में, कम से कम 2022-23 में। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स की बात करें तो वो क्या करती हैं, मान लो इनपुट कॉस्ट राइज हो गई, लेबर कॉस्ट हो गई, ठीक है, रॉ मटेरियल महंगा आ गया, तो वो तो क्या करती हैं, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया और उस प्रोडक्ट की प्राइस को राइज करके मार्केट में बेच देती हैं। इसका मतलब लोड किस पे जाके पहुंच गया, कंज्यूमर पे। इसकी बजाय दूसरी तरफ सर्विस सेक्टर की बात करें, सर्विस सेक्टर अभी भी फंसा हुआ है।
कारण कि कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विस सेक्टर रहता है और उसमें कोविड की वजह से अभी तक भी प्रॉपर एक्टिविटीज़ होनी शुरू नहीं हुई है, और हो भी रही है तो उस पेस पे नहीं हो रही है जिस पेस में मैन्युफैक्चरिंग को पहुंचाना पॉसिबल हो पाया है। इसके अलावा डिमांड की बात की जाए, डिमांड अब बढ़ रही है, तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। एक तो होती है सप्लाई साइड इन्फ्लेशन, एक होती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब सप्लाई में तो क्या हो रहा है, सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही है, प्रोडक्शन अच्छा नहीं है। हमारे इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो वो हमारे महंगा पड़ रहा है, जबकि दूसरी तरफ डिमांड है वो धीरे धीरे राइज हो रही है। तो पॉइंट क्या आ रहा है कि इन्फ्लेशन आने वाले टाइम पे जल्दी से गिरने वाली है, चांसेस बहुत कम है, पर वही चीज़ है, टारगेट है हमारा कैसे भी करके इन्फ्लेशन को टेम करना, कंट्रोल करना। ठीक है, इसके अलावा देख लो अपर थ्रेशोल्ड की बात करें, उसको तो क्रॉस ऑलरेडी कर ही रखा है इन्फ्लेशन ने, 6% वाला जो प्रोविज़न है, और ये तो पिछले 3 क्वार्टर्स में हम देख सकते, और आने वाले जो टारगेट किए गए हैं उनमें भी इसी तरीके से इन्फ्लेशन को हाइप होते हुए देखा जा रहा है। अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई है इसमें बताया है कि फर्स्ट क्वार्टर जो है इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का, इसमें 7.5% तक इन्फ्लेशन रहेगी, सेकंड क्वार्टर में 7.4, थर्ड और फोर्थ क्वार्टर तक पहुंचते पहुंचते 5.8% तक जाएगी। तो एवरेज वही आ रहा है। ठीक है, बात ऐसी है कि आरबीआई अकेला कुछ करे उसमें तो देखो फेल हो रहा है आरबीआई, गवर्नमेंट के साथ में मिलकर के काम करना ज़रूरी है। ठीक है, दूसरा जो एक्चुअल में कारण है इन्फ्लेशन राइज होने के, उन कारणों को टैकल करने की ज़रूरत है, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इंटरनेशनल मार्केट में जो कमोडिटी सप्लाई में इशू आ रहा है उसके लिए हमें जियोपॉलिटिक्स में एंगेज करने की ज़रूरत है, सप्लाई साइड को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। अगर कहीं पे कोई इश्यूज़ आ रहे हैं तो उन इश्यूज़ को हैंडल किया जाए। फॉर एग्जांपल क्रॉप फेलियर हो रहा है तो क्रॉप फेलियर को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, उस पर काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ऐसे में टेंशन लेने की बजाय सोल्यूशन पे काम करने के लिए यहाँ पे बातें की जा रही है। ठीक है, इन्फ्लेशन मैनेजमेंट, प्राइस स्टेबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट टारगेट होने चाहिए, क्योंकि इसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा किस पे बैठता है, जो भी हमारा इकोनॉमी का पिरामिड है ना, उसमें जो बॉटम पे लोग हैं, गरीब लोग हैं, लोअर इनकम के वाले जो फैमिलीज़ हैं, उन पर बहुत असर पड़ता है इसका। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है एट दिस रेट। आर्टिकल को लिखा है धर्मकीर्ति जोशी ने। देखो इनका एक वही बात रिपीट हो रही है कि रेपो रेट 50 बेसिस पॉइंट से राइज कर दी है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के रिकमेंडेशन आई है। अब सवाल ये है कि पिछले 2 मीटिंग हुई है, एक तो देखो मई में मीटिंग होनी थी, जून में, अप्रैल के बाद में 2 महीने के बाद जून में, पर मई में मीटिंग बुलवाई गई। एक तो मई की मीटिंग में इंटरेस्ट रेट राइज हुई, रेपो रेट लगभग 0.4% से, और अब 0.5% से राइज कर दी। तो इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे पहला कारण तो है कॉन्फ्लुएंस ऑफ फैक्टर्स। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेशन लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। करंट अगर फिस्कल रेट की बात करें तो 6.7% चल रहा है, तो आप खुद देख लो, मतलब फोरकास्ट में आरबीआई ने बोल दिया 6.7% तक रहेगा। इसका मतलब क्या हो गया, आरबीआई को थोड़ा सा और टाइट पॉलिसी पर काम करने की ज़रूरत होगी। इसके अलावा अगर देखें तो पहला कारण तो हो गया कि बहुत सारे फैक्टर्स मिलकर के इन्फ्लेशन को राइज कर रहे हैं। दूसरा ये कि जो रेपो रेट है ये एक तरीके का सिग्नलिंग टूल होता है, जिसके बेसिस पे आरबीआई बैंकों को सिग्नल देता है कि भाई आप अपने इंटरेस्ट रेट्स को इस तरीके से वेरी करो। बट अगर रियल पॉलिसी रेट की बात करें वो अभी भी नेगेटिव जॉनर में चल रही है। इसका मतलब रेपो रेट में से इन्फ्लेशन निकाल दो तो वो आ जाती है रियल पॉलिसी रेट। तो इन्फ्लेशन तो चल रही है ज़्यादा, रेपो रेट है कम, तो इसमें रियल रेट क्या हो गई, नेगेटिव हुई कि नहीं। तो इस केस में पॉजिटिव टेरिटरी में लाने में आरबीआई को अभी और मेहनत और मशक्क़त करनी पड़ेगी। उसके लिए इन्फ्लेशन को तो किया जाए डाउन और रेपो रेट को बढ़ाया जाए। तो बोले ये एक तरीका है, इसलिए आरबीआई ने ये जो इंटरेस्ट रेट है, पॉलिसी रेट है, इसको राइज किया है। तीसरा, मॉनेटरी पॉलिसी का इम्पैक्ट देखो हमेशा ग्रोथ पे देखने को मिलता है, ठीक है, पर वही चीज़ है कि इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए आरबीआई ने जो डिले कर दिया, इसके चलते अब आरबीआई को जल्दी जल्दी एक्शन लेने पड़ेंगे। चौथा पॉइंट ये बोल रहे हैं कि इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशन ये है कि आने वाले टाइम पर हम ये नहीं कह सकते कि इन्फ्लेशन राइज नहीं होगी, इन्फ्लेशन राइज होगी ही। पर वही बात है कि आज अगर हम देखें हाउस होल्ड के लिए या बिजनेस हाउसेस जो भी हैं, उनके लिए तो इन्फ्लेशन पहले से बढ़ी हुई है। तो उस केस में कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को हम अंडर एस्टिमेट भी नहीं कर सकते। तो मतलब फ्यूचर पास जो प्रॉस्पेक्ट है वो भी सीधा यही कह रहा है कि भाई इन्फ्लेशन तो बढ़ेगी।
तो इसलिए भी एग्रेसिवली काम करने की ज़रूरत पड़ी। इसके अलावा इंटरनेशनल जो इकोनॉमी है उसका भी असर पूरा पड़ता है। जैसे यूएसए के फेडरल रिजर्व ने अभी इंटरेस्ट रेट्स को राइज़ किया, वहाँ पर भी इसी तरीके से हॉकिश स्टांस लिया जा रहा है, इंटरेस्ट रेट्स को राइज़ किया जा रहा है। तो वहाँ पर इंटरेस्ट रेट राइज होता है तो लोग इन्वेस्ट भी यूएसए में ले जाके करते हैं ज़्यादा। उसका रिजल्ट ये होता है कि हमारे यहाँ से डेवलपिंग कंट्रीज़ में से पैसा निकल करके जाता है और वहाँ यूएस जैसी डेवलप्ड कंट्रीज़ में इन्वेस्ट हो जाता है। तो हमारी इकोनॉमी में जो सर्कुलेशन है, एक तो रुपी का सर्कुलेशन है और एक डॉलर का सर्कुलेशन है। अब डॉलर का सर्कुलेशन तो रिड्यूस हो रहा है क्योंकि यूएसए में अट्रैक्शन अच्छा बन गया। सीधी सी बात है, वहाँ पर अगर अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा किसी को इन्वेस्ट करने के बाद में, तो वो क्यों इंडिया जैसी इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेगा, वो यूएस में ले जाके ही तो इन्वेस्ट करेगा। और कम से कम यूएसए के जो लोकल्स हैं वो तो। अब दूसरी तरफ इंडिया में हम देखें तो रुपी का सर्कुलेशन ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, डॉलर की कमी आ रही है, तो इस केस में रुपी भी डेप्रिशिएट हो रहा है। हम इम्पोर्ट अच्छा खासा करते हैं, तो हमें $1 के कंपेरिजन में 70-80 रुपये अगर पे करने पड़े, जो कि अगर 70 की बजाय 80 रुपये पे करने पड़े, अगर 70 रुपये में काम चले तो कितने कम पैसे में काम हो जाएगा। पर वही चीज़ है, हमारे लिए फिर रुपी डेप्रिशिएशन भी कहीं ना कहीं घातक साबित हो जाता है। तो फेडरल रिजर्व जो यूएसए का सेंट्रल बैंक है उसके द्वारा स्ट्रॉन्गर एक्शन लेना भी हमारे लिए कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाती है। वो बात ठीक है कि आज 2013 जैसे हाल तो नहीं है, क्योंकि एक तो आरबीआई के पास में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अच्छा खासा है, उस टाइम पे बहुत कम हो गया था। पर वही चीज़ आज कम होने के बावजूद भी हम कहीं ना कहीं टेंशन में तो है ही ना, क्योंकि अक्टूबर 2021 से लेकर अभी तक नेट कैपिटल आउटफ्लो ही चल रहा है। इसका मतलब एक तो इन्वेस्टमेंट का आना और एक इन्वेस्टमेंट का निकल के जाना। तो निकल के जाने वाला जो है ना, जिसको आउटफ्लो बोलते हैं, वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इन्वेस्टमेंट का आना। तो ऐसे में फॉरेन एक्सचेंज जो है वो रिड्यूस होता चला जा रहा है। और एक्सपेक्टेशन ये है कि यूएसए का जो फेडरल रिजर्व है ये 2023 तक अपनी पॉलिसी रेट्स को 3 से 3.25% तक ले जाने वाला है। अब आप देख लो, ये 2008 के बाद में हाईएस्ट रेट होगी यूएसए में। अब आप खुद देख सकते हो कि वहाँ पर इंटरेस्ट रेट इतनी ज़्यादा जा रही है, मतलब 0% पे ऑपरेट होने वाली इकोनॉमीज नहीं है, 0%, 0.2%, 0.8% पे। क्योंकि डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में ब्याज इतना नहीं लगता जितना डेवलपिंग में लगता है। हमारे यहाँ तो ब्याज दे दे के मर जाता आदमी, ठीक है। वहाँ पर तो उल्टा इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए लोगों के अकाउंट में पैसा देते हैं, नेगेटिव तक इंटरेस्ट रेट चलती है कि हाँ कोई बात नहीं, आप तो पैसे खर्च करो जिससे कि इकोनॉमी चलती रहे। तभी तो ग्रोथ रेट देखा करो, इंडिया की ग्रोथ रेट कितनी दिखा रहे हैं, 7%, 7.5% अभी हम देखेंगे। और डेवलप्ड कंट्रीज़ की ग्रोथ रेट आप देखोगे तो बहुत कम दिखती है ग्रोथ रेट, राइट, क्योंकि वहाँ पर सैचुरेशन पे पहुँच चुकी है ये इकोनॉमीज़। पर अभी की परिस्थिति कुछ ऐसी है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि इनके भी देखो सप्लाई साइड का तो इफेक्ट है ही ना, क्रूड ऑयल की प्रॉब्लम है, गेहूं टाइम पे पहुंच नहीं पा रहा है, तो महंगाई तो बढ़ेगी, इसलिए इनको मजबूरन इंटरेस्ट रेट राइज करनी पड़ रही है, ठीक है। अब 2008 में जितना पॉलिसी रेट थी उससे ज़्यादा तो यूएस फेडरल रिजर्व ने कर दी और आरबीआई को भी मजबूरन फिर एक्शन लेना पड़ रहा है। अब बात ऐसी है कि इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन तो सीधी सी बात है कि 6.7 या 6.8% के लगभग रहने वाली है। तो इसको अगर की कंपोनेंट्स में हम डिवाइड करें तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के कंपोनेंट होते हैं 3, क्योंकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो कैलकुलेट होता है जिसके बेसिस पे आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की बात करता है या इन्फ्लेशन मेजर करता है, वो हेडलाइन इन्फ्लेशन होती है जिसमें फूड, फ्यूल और कोर तीनों कंक्लूड होते हैं। अब फूड की बात करें तो आपको पता है हीट वेव की वजह से वीट प्रोटेक्शन नहीं हुआ, टोमेटो बिगड़ गया, मैंगोज बहुत ज़्यादा महंगे हो रहे हैं, इस वजह से इन्फ्लेशन राइज है। इनपुट कॉस्ट की बात करें एग्रीकल्चर में, फर्टिलाइज़र कितने महंगे हो रहे हैं हमें पता है, वो हो गया। तो ऐसे में फूड प्राइस तो बढ़ गई और वॉलेटाइल भी रहती है। फ्यूल इन्फ्लेशन, यूक्रेन रशिया वॉर जब तक चलेगा तब तक फ्यूल इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते, चाहे गवर्नमेंट कितना ही एक्साइज ड्यूटी रिड्यूस कर ले, जो इंटरनेशनल मार्केट में वॉलेटिलिटी है उसको थोड़ा ना कंट्रोल कर सकती है, उसमें तो कैसे भी करके वो युद्ध रुके, ये ज़रूरी है। तो फूड एंड फ्यूल दोनों वॉलेटाइल है, इन पर तो इतना ज़्यादा कंट्रोल गवर्नमेंट का होता नहीं है। पर बात आती है कोर इन्फ्लेशन की, जो कि 7.1% के लेवल पे चल रही है, वो एक कहीं ना कहीं मुश्किलें पैदा करती है। देखो कोर इन्फ्लेशन में गुड्स और सर्विसेज दोनों को इंक्लूड करके चलते हैं, ठीक है। तो जब पेंडेमिक आउटब्रेक हुआ था ना, उस टाइम पर तो सर्विस इन्फ्लेशन ज़्यादा थी, जबकि अब क्या चल रहा है, कोर इन्फ्लेशन में गुड्स इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही है। सर्विस इन्फ्लेशन ज़्यादा क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि
कॉन्टेक्ट इंटेंसिव जो सर्विसेज थी उन पे कोविड के चलते रेस्ट्रिक्शंस लगा दी थी। अब रेस्ट्रिक्शन लगा दी तो कंजम्पशन कम हो गया। अब कंजम्पशन कम हुआ तो जो प्राइस बढ़ा सकते थे सर्विस सेक्टर वाले, वो प्राइस ज़्यादा नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो सर्विस सेक्टर तो अच्छा खासा परफॉर्म कर पा नहीं रहा है। और मैन्युफैक्चरिंग या फिर जो गुड्स की हम बात करें तो गुड्स का क्या हो रहा है, एक तो सप्लाई कम हो रही है, दूसरी डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है। तो दोनों चीज़ें परिस्थितियाँ क्या कर रही हैं, गुड्स की इन्फ्लेशन को राइज कर रही हैं। आप यहाँ पर देखो कोर इन्फ्लेशन की अगर बात करें, ठीक है, पेंडेमिक से पहले 4.6% पर चल रहा था, अभी 5.4% है। तो ज़्यादा है कोर इन्फ्लेशन, राइट, एवरेज अगर निकाल के देखें तो। इसके पीछे सर्विस का है कोर इन्फ्लेशन। अच्छा, कोर इन्फ्लेशन में ये जो गुड्स है ये तो 6.2% पे चल रहा है, जो कि 5.4% तक आ गया। गुड्स का इन्फ्लेशन तो 5.4% पे चल रहा है, जबकि सर्विसेज का इन्फ्लेशन कितना चल रहा है, 4.6%, जो कि गुड्स के कंपैरिजन में कम है, क्योंकि डिमांड कम है तो वहाँ पर कंजम्पशन कम हुआ। तो वही बात है कि कंपनियों के पास में इतना ऑप्शन नहीं बचता, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके पास में, कि वो अपनी प्राइस हाइक कर सके, क्योंकि डिमांड ही नहीं होगी तो प्राइस हाइक करके क्या करेंगे वो, ठीक है, उल्टा सस्ता करके बेचने की कोशिश और करेंगे अपनी सर्विसेज को, क्योंकि कॉन्टेक्ट बेस्ड सर्विसेज जो है रुकी पड़ी हुई है। अब देखो सर्विसेज में भी असेंशियल सर्विसेज हैं और कुछ होती हैं जिसमें हम डिस्क्रिशनरी सर्विसेज को एंजॉय करते हैं। तो असेंशियल सर्विसेज है ना, उनके भाव कुछ एक असेंशियल सर्विसेज, फॉर एग्जांपल यहाँ पर बताया हुआ है, इंटरनेट है, हेल्थ है, मोबाइल रिचार्ज है, ये तो देखो थोड़े से महंगे हो रहे हैं क्योंकि डिजिटलाइजेशन की तरफ हम मूव कर रहे हैं। तो इन सेगमेंट्स में, और हेल्थ आपको पता ही है कोविड के बाद में कितना ज़्यादा हो चुका है, तो इनके भाव तो बढ़े हैं ज़बरदस्त। बाकी अगर देखा जाए, जैसे ट्रांसपोर्टेशन की हम बात करें, ट्रांसपोर्ट है, रेलवे है, वाटर है, एजुकेशन है, इनमें इतना, जिनका सर्विस सेक्टर में 50% के लगभग वेटेज है, ठीक है, बोले इनमें इतना ज़्यादा आपको हाइक नहीं देखने को मिलेगा। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रेलवेज, इनमें कहीं पे महंगाई हुई है ना, तो उसके पीछे वजह क्या है, वो केवल और केवल फ्यूल की प्राइस है। अगर थोड़ी बहुत हुई है तो ये जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए नहीं बढ़ा पा रहे हैं, वो है ना। तो सर्विस में जो इन्फ्लेशन होनी चाहिए वो इन्फ्लेशन सर्विस में नहीं है, जबकि गुड्स में जितनी इन्फ्लेशन पहले नहीं थी उससे ज़्यादा इन्फ्लेशन है, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट रिलेटेड सर्विसेज की बात बताई दी, क्योंकि फ्यूल प्राइस महंगी हो रही है, इस वजह से महंगा हो रहा है। बाकी और इतना ज़्यादा किसी और चीज़ में, सेगमेंट में हमें महंगाई देखने को नहीं मिलेगी सर्विस में, ठीक है। इंटरनेट वाला और ये हमने देख ही लिया, क्योंकि डिजिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ऑनलाइन सारा काम हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा इनमें भी महंगाई बढ़ाने में चांसेस बढ़े हैं। तो आप देखो टेलीकॉम सेक्टर में कितनी ज़्यादा इनकम बढ़ी है अभी। नहीं, एक बार तो ये हो रहा था ना कि भाई वोडाफोन आइडिया बंद होने वाले हैं। अब कोई बात करता है कि वोडाफोन आइडिया बंद होने वाले हैं? बेशक उनका नुकसान अभी भी कवर अप नहीं हुआ है, पर फिर भी कवरेज अच्छा खासा हो रहा है धीरे धीरे रिकवर, क्योंकि इंटरनेट पेनिट्रेशन जितना ज़्यादा होगा, जितना हम डिजिटलाइजेशन की तरफ जाएंगे, उतना ही इनका बेनिफिट रहता है। इसके आगे देखें तो राइटर ये बताना चाह रहे हैं कि भाई जब सप्लाई ड्रिवन इन्फ्लेशन होती है तो उसमें मॉनेटरी पॉलिसी कुछ नहीं कर सकती है। कारण क्या है? कुछ का मतलब ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती है। भाई सीधी सी बात है, सप्लाई अगर प्रॉब्लम है तो वहाँ पर सप्लाई को राइज करने की ज़रूरत है। डिमांड को अगर कंट्रोल करना है तो आप मॉनेटरी पॉलिसी का काम कर सकते हो, ठीक है। इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो, लोगों के हाथ में पैसे की कमी आएगी तो डिमांड अपने आप कम हो जाएगी। तो डिमांड को रेगुलेट करने में थोड़ा सा कैपेबल एनफ होती है मॉनेटरी पॉलिसी, पर सप्लाई ड्रिवन की अगर बात करें तो सभी एस्पेक्ट्स में सक्सेसफुल नहीं रह पाती है। तो एक तरफ चाहे इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल करने की कोशिश करें या कुछ भी, या 6% का जो बैंड दिया हुआ है आरबीआई को उससे नीचे लाने के लिए, तो देखो अभी फ़िलहाल तो आने वाले टाइम पर पॉसिबल है नहीं। और आरबीआई ने जो आज एक्शन लिए हैं उस एक्शन के रिजल्ट आते आते आप पहुंच जाओगे फरवरी मार्च 2023 तक, तब जाकर के रिजल्ट हमें मिलेगा। फिर बात करते हैं ग्रोथ एक्सपेक्टेशन की। तो इकोनॉमी के लिए देखो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन का तो कुछ ऐसा सिनेरियो है कि 7.3% तक ले जाएंगे। पहले तो देखो बहुत ज़्यादा थी, पर वही चीज़ है कि जिस तरीके से ग्लोबल सप्लाई चेन में प्रॉब्लम चल रही है उसकी वजह से बड़ी इकोनॉमीज़ की ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री को रिड्यूस किया गया है। जैसे यूएस की बात करो 3.2 से 2.4 तक लिया है परसेंट में, यूरोजोन 2.7% से ग्रो करेगा, चाइना 4.2% से ग्रो करेगा। तो जब तक ये रशिया यूक्रेन वॉर है ना, तब तक इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की बात कर लो और कमोडिटी प्राइस की बात कर लो, ये प्रॉब्लम क्रिएट करती रहेंगी। और आपको पता है जब तक वर्ल्ड स्टेबल नहीं होगा ना,
तब तक हम हमारे एक्सपोर्ट को भी राइज नहीं कर सकते। भाई सीधी सी बात है, वर्ल्ड में जब स्टेबिलिटी होगी तभी तो जा करके वो डिमांड करेंगे तब जा करके हम हमारे एक्सपोर्ट बेस पे हमारी इकोनॉमी को ग्रो करा पाएंगे। जब एक्सपोर्ट हो ही नहीं रहा है तो फिर डोमेस्टिक जो सिस्टम है उसी के बेसिस पे सिस्टम चलेगा सारा। अब इन्फ्लेशन किसको परेशान करता है ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। पिरामिड में जो सबसे बॉटम लेवल पे रहते हैं, जो लार्जर चंक है, बिग चंक ऑफ कंजम्पशन, क्योंकि और उनकी डिमांड किस में होती है? एनर्जी और फूड में। भाई सीधी सी बात है, गरीब लोगों की रिक्वायरमेंट क्या होती है? खाना मिल जाए और एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन के लिए या कहीं आना जाना हो उसकी रिक्वायरमेंट होती है, या खुद के घरों में जो हम फूड पकाते हैं उसके लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। तो दोनों में ही प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी वजह से गरीबों को या फिर लोअर इनकम कैडर के जो इंडिविजुअल्स हैं, फैमिलीज हैं, उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। ठीक है कि एग्रीकल्चर का थोड़ा सा ऑप्शन अच्छा दिख रहा है कि मानसून अच्छा रहने वाला है, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रह जाए तो और भी बढ़िया। वैक्सीनेशन कवरेज थोड़ा सा अच्छा हुआ है तो इकोनॉमी थोड़ी सी राइज हो रही है। ठीक है, कॉन्टैक्ट बेस्ड सर्विस सेक्टर थोड़ा सा राइज हो रहा है, तो ये प्रॉमिसिंग है। और वही चीज़ है, अप टू द मार्क नहीं है अभी भी। तो देखने वाली बात यही है कि आरबीआई ने तो अपने एक्शन लेने थे वो ले रहे हैं, और एक्सपेक्टेड ये है कि अभी भी प्री पेंडेमिक लेवल से अगर हम देखें तो 0.25% कम है रेपो रेट। तो अभी आरबीआई और ज़्यादा रेपो रेट को बढ़ा सकता है, वो आने वाले टाइम पे पता पड़ेगा। बट देखने वाली बात यह है कि भाई रियल इंटरेस्ट रेट जो नेगेटिव में चल रही है, जिसमें रेपो रेट माइनस इन्फ्लेशन रेट है, वो नेगेटिव टेरेन में चल रही है, उसको पॉजिटिव में लाने के लिए रेपो रेट को थोड़ा राइज ही करना पड़ेगा और इन्फ्लेशन को डाउन लाना पड़ेगा, तब जाकर के लोगों की पैसे की वैल्यू बनेगी। इस तरीके से पूरा सिनेरियो भी बताया है। बाकी तो देखने वाली बात है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, अगर रेस्ट्रिक्शन ज़्यादा लगाती है ना तो ग्रोथ पे भी रेस्ट्रिक्शन लगती है, क्योंकि सीधी सी बात है, इंटरेस्ट रेट अगर ज़्यादा होगी तो लोगों के हाथ में पैसा नहीं आएगा, तो वो खर्च क्या करेंगे। तो ये सिनेरियो है, बड़ा कॉम्प्लेक्स है, पर वही चीज़, अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना ज़रूरी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है साइन ऑफ इल हेल्थ। आर्टिकल को लिखा है के सुजाता राव ने। देखो, इनका ये कहना है कि अभी कोरोना ने जिस तरीके से हमारे पब्लिक हेल्थ सेंटर में रिफॉर्म्स को एक तरीके से फोकस में लाया है कि भाई चेंजेस आने चाहिए, तो उस पर हमें थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ तो जो पब्लिक हेल्थ के लिए जो बजटरी एलोकेशन है वो बहुत ही कम है, उस बजटरी एलोकेशन को हमें राइज करना होगा। दूसरा ये बताया जा रहा है कि जो भी रिफॉर्म्स आने चाहिए हेल्थ बजट में और मेडिकल कॉलेजेस में, जिसमें एजुकेशन सिस्टम की हम बात करें, मेडिकल कॉलेज में, ठीक है, उसमें जो रिफॉर्म्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिलेड हैं, उनको हमें अब जल्दी से लाने की ज़रूरत है। इवन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने भी अपनी तरफ से गाइडलाइंस इशू कर दिया है स्टेट गवर्नमेंट्स को कि भाई पब्लिक हेल्थ कैडर स्टैब्लिश करने की ज़रूरत है। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज में IAS IPS यूँ बनते हैं ना, बोला अब IMS हमें बनाने की ज़रूरत है, जिसके बेसिस पे एक इंटीग्रेटेड मैनर में पूरे हेल्थ सिस्टम को हम ऑब्जर्व कर सकें, मॉनिटर कर सकें, अपग्रेड कर सकें, रिफॉर्म कर सकें। ठीक है, अब देखो बात ऐसी है कि ये जो आइडिया है ये कहाँ कहाँ से फ्लॉट कर रहा है। देखो, देखा जाए तो एक कैडर जब बन जाएगा तो मैनेज करना और कंट्रोल करना पॉसिबल हो पाएगा पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स को। ठीक है, और इसके लिए एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड अप्रोच होनी चाहिए। इसका मतलब कि ग्राउंड लेवल पे जो हम PHC CHC इनकी बात करते हैं, इनके ऑपरेशन को हमें एनहेंस करने की ज़रूरत है। वैसे अगर देखा जाए तो नेशनल हेल्थ मिशन को इम्प्लीमेंट होते आज लगभग हो चुके हैं। ठीक है, उसमें कोशिश ये थी कि कैसे भी करके प्राइमरी लेवल पे ही देख प्रिवेंटिव अप्रोच जो थी उसको अपनाना, कि बीमारी को होने के बाद में आप ट्रीटमेंट लो तो बॉडी को बहुत ज़्यादा डैमेज का सामना करना पड़ता है, जबकि अगर बीमारी होने से ही बच जाए तो वो ठीक रहता है। तो नेशनल हेल्थ मिशन का टारगेट यही था। ठीक है, बट अगर परफॉर्मेंस देखी जाए तो ज़्यादा कुछ अच्छी एनकरेजिंग परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रही है। आज अगर हमारे इंडियन पब्लिक हेल्थ सिस्टम स्टैंडर्ड की बात करें तो वो इतनी अच्छी नहीं है। नेशनल ये जो हेल्थ मिशन था ना, NHM, इसमें 3 टियर मॉडल पर काम करने की बात की थी। ठीक है, 3 टियर मॉडल में सब सेंटर जहाँ पर पैरामेडिक्स ऑपरेट करेंगे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जहाँ पर एक MBBS डॉक्टर काम करेगा, और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जहाँ पर 6 स्पेशलिस्ट डॉक्टर या स्पेशलिस्ट इंडिविजुअल, 4 से 6 स्पेशलिस्ट बैठेंगे। मतलब ये CHC PHC और ये हो गया सब सेंटर। ठीक है, ये 3 टियर स्ट्रक्चर बनाने की बात की गई थी पब्लिक हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, किसमें? नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर में। पर वही चीज़ है कि ये फेल हो गया, जितना आउटकम आना चाहिए था वो आउटकम नहीं आया। मॉडल में कमियां क्या थी?
कमी थी सबसे बड़ी, अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं कर पाया ये मॉडल। हर जगह पे अगर देखा जाए तो पैसिव एक्शन लिए गए, एक्टिव नहीं लिए गए। पैसिव का मतलब बीमारी होने के बाद में ट्रीटमेंट की बात की गई, बजाय इसके एक्टिवली पार्टिसिपेट करते तो बीमारी को होने से ही रोका जा सकता था। इसके लिए हमें ब्राज़ील की केस स्टडी को लर्न करना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए। हमें ज़रूरत है कि ब्राज़ील में जो फैमिली हेल्थ टीम काम करती है उसको फिक्स कर रखा है। हर एक फैमिली हेल्थ टीम में एक डॉक्टर होता है, उसके साथ में उसके असिस्टेंट होते हैं, नर्सेज होती हैं। उनकी फिक्स ड्यूटी है कि हर एक फैमिली हेल्थ टीम के अंडर में 2000 फैमिलीज होंगी और वो डेडिकेटेड मैनर में काम करेंगे, ठीक है। और ये जो डॉक्टर होंगे इनको डिप्लोमा मिलेगा फैमिली मेडिसिन में। 12 के लगभग इनके पास में ट्रेन पर्सनल होंगे, जिनके पास में आप देखो कि कम से कम 12 तरीके की जो हम आयुष्मान भारत में स्कीम के अंडर में जो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं ना, उनके इक्वलेंट ट्रेनिंग दी जाए। तो ये टीम मिलकर के 2-2 हज़ार फैमिलीज़ को टैकल करती है। तो बोले इससे क्या होता है कि फैमिली लेवल पे जब अवेयरनेस बढ़ेगी, फैमिली लेवल पे ही आप सारी चीज़ों को कन्वे कर दोगे तो बीमारियां होने से पहले ही आप बच पाओगे, ठीक है। एक बेसलाइन सर्वे की अगर बात करें तो वो होने की ज़रूरत है कि भाई एक्चुअल में ज़रूरत क्या है लोगों की, कौन से हमारे सोसाइटी के लोग हैं जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, जिनको एक अटेंशन मिलना चाहिए, जैसे एल्डरली हैं, डायबिटिक हैं, हैंडीकैप्ड हैं, प्रेग्नेंट वुमेन हैं, इन्फेंट्स हैं, उन पर हमें फोकस करने की ज़रूरत है। तो एक सर्वे प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। साथ में वो जो टीम होगी वो कंटिन्यूअस केयर प्रोवाइड करेगी, मतलब फैमिली एज ए यूनिट, एक एक फैमिली को आप स्टडी करो, फिक्स एक रूटीन रखो, महीने का 2 महीने का, और रूटीन घूमना चाहिए पूरा कि एक फैमिली को आज चेक कर लिया तो 2 महीने बाद में रूटीन चेक दोबारा होना चाहिए उनका। इस तरीके से क्या है कि आप कंटिन्यूअस मैनर में आप काम करोगे तो सही रहेगा। फिर जो चीज़ आपने बताई फैमिली को उसका फॉलोअप लो कि भाई कैसे लाइफस्टाइल को चेंज किया जा सकता है, क्योंकि आजकल लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेज ज़्यादा है, जैसे कैंसर है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है। ये सारी प्रॉब्लम ऐसी हैं जो लाइफस्टाइल पे डिपेंड करती है कि एक्चुअल में क्या काम किया जा रहा है लोगों के द्वारा, ठीक है। तो बोलो उन चीज़ों को टैकल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उसके लिए पहले तो गाइड करो, सपोर्ट करो, फिर उनका फॉलोअप भी लो। और इस काम के लिए एक क्लोज मॉनिटरिंग होनी चाहिए, और जो पर्सनल्स हैं, जो एक डॉक्टर होगा उसके अलावा जो असिस्ट करने वाले पर्सनल्स हैं, उनको इंसेंटिवाइज करो, चाहे फिर वो डॉक्टर भी क्यों ना हो, ठीक है। उस टीम के जो मेंबर्स हैं उनको मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स दो, जिससे कि वो एनकरेज्ड फील करें और एक्टिवली पार्टिसिपेट करें इस तरीके की एक्टिविटीज में। तो ये काम तो क्या हो गया ग्राउंड लेवल पे। अब इनको ऊपर से सुपरविजन के लिए क्या करना चाहिए, जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होते हैं, CHCs होते हैं, जहाँ पर स्पेशलिस्ट बैठते हैं, जहाँ पर उन स्पेशलिस्ट में फैमिली मेडिसिन से रिलेटेड उनको एक्सपर्टाइज होनी चाहिए। तो इस केस में क्या हो जाएगा, वो मॉनिटरिंग प्रॉपर कर पाएंगे। मॉनिटरिंग प्रॉपर होगी तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। भाई सीधी सी बात है, CHC ऊपर है, PHC नीचे है और सब सेंटर नीचे है। तो सब सेंटर लेवल पे अगर आप काम करवा रहे हो तो सब सेंटर पे तो केवल PHC लेवल पे अगर आप सर्वे करवा रहे हो या फिर एक एक फैमिली को आप मॉनिटर करवा रहे हो, तो CHC वाले जो हैं वो उनको वहाँ पर कमांड करें, कंट्रोल करें कि भाई ये काम करना है, ये काम हुआ कि नहीं, उसकी अकाउंटेबिलिटी वहीं पे फिक्स हो। और इसके लिए क्या किया जाए, एक प्रॉपर अप्रोप्रिएट मैनर में कैडर सिस्टम बनाया जाए, ठीक है, जिसमें PHC और CHC लेवल पे जो भी अपॉइंटमेंट की जाए वो अपॉइंटमेंट सोच समझ करके हो, जैसे कि फैमिली मेडिसिन को, पब्लिक हेल्थ को और पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट को, इन तीनों चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब फैमिली मेडिसिन में तो क्या होता है जी, एक डॉक्टर है, वो फैमिली मेडिसिन में अगर अपना काम करना चाहे तो 2 साल की ट्रेनिंग लेनी होती है। ट्रेनिंग लेने के लिए वो जाता है कहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे। अब वो डील किससे करेगा, वो डील करेगा बीमारी होने के बाद में उसको कॉल किया जाएगा कि जी हमारे बीमारी होगी, आ जाओ संभालो। जबकि एक पब्लिक हेल्थ सेक्टर में काम करने वाला इंडिविजुअल है, पब्लिक हेल्थ वाले सेगमेंट में काम करने वाला इंडिविजुअल है, उसकी ट्रेनिंग कहाँ पर होती है, उसकी ट्रेनिंग गाँव में होती है, ढाणियों में होती है। इससे क्या होता है कि उनको ग्राउंड रियलिटी पता पड़ता है कि एक्चुअल में बीमारी का कारण क्या है। फैमिली मेडिसिन में तो क्या पता पड़ रहा है कि बीमारी को ठीक कैसे किया जाए, और पब्लिक हेल्थ में पता पड़ता है कि बीमारी का कारण क्या है। तो कारण को ठीक करना ज़्यादा सही है या बीमारी को ठीक करना ज़्यादा सही है?
कंपैरेटिवली बीमारी के कारण को ही मार दो, तो पब्लिक हेल्थ वालों को प्रमोशन मिलनी चाहिए। इसके साथ में पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट की अगर बात करें तो देखो, जब कभी भी मेडिसिन की बात करो, इंस्ट्रूमेंट्स की बात करो, उनको भी एक मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। तो उसके लिए एक कैडर, ये कैडर वाइज हम डिवाइड कर सकते हैं तीनों को, ठीक है। एक तो क्यूरेटिव ऑपरेशन, एक प्रिवेंटिव और एक मैनेजरियल, जिसमें वो प्रॉपर मैनर में नंबर ऑफ पर्सनल्स की रिक्वायरमेंट कितनी है, क्या इंस्ट्रूमेंट है, क्या मेडिसिन है, क्या ड्रग्स अवेलेबल है कि नहीं, वो सारे काम करने के काम कर सकें, ठीक है। इसके साथ में जो नर्सेस के लिए भी आप कैडर तैयार करो। एक तो पब्लिक हेल्थ नर्सेज हैं जो कि ग्राउंड रियलिटीज को समझती हैं, और एक नर्सेज मिडवाइफ जो एएनएम, आशा और ये होती हैं वो। एक तो पब्लिक हेल्थ नर्सेज हैं कि भाई लोगों से सीधा डील करने के लिए नर्सेज को ट्रेनिंग दो और सीधा गाँव में उनको डिप्लॉय करो। जबकि दूसरी तरफ दूसरा जो कैडर होगा नर्सेज में वो होगा नर्स मिडवाइफ। उनमें वो इंडिपेंडेंटली काम करने वाली इंडिविजुअल, जैसे मान लो प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई इशू है, ठीक है, तो वो इजीली अपने लेवल पे डील कर ले। तो क्यों आप वहां पर एमबीबीएस डॉक्टर्स की कमी के चलते वहां पर हेल्थ सर्विसेज डिलीवर नहीं करा पाते हो? तो ट्रेनिंग प्रॉपर करवा दो, ठीक है। इसके अलावा पॉलिसी डायलॉग होना चाहिए प्रॉपर। पॉलिसी डायलॉग में क्या, जो नॉमेनक्लेचर है, नॉमेनक्लेचर का मतलब जो नाम दिए जा रहे हैं ना अलग अलग ट्रीटमेंट को, अलग अलग सेगमेंट्स को, वो बोला इंटरचेंजेबली यूज नहीं होने चाहिए। वहां पर एक प्रॉपर सेगमेंट क्रिएट होना चाहिए जिससे कि जो मेडिकल लाइन के जो लोग हैं वो अगर कम्युनिकेट करें तो कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। फैमिली मेडिसिन के लिए सीधा आपने बता दिया कि फैमिली मेडिसिन में उन एमबीबीएस डॉक्टर को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जो भी हॉस्पिटल है वहां पर ट्रेनिंग दे दी जाए और फिर वो क्यूरेटिव काम करें। पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट क्या होंगे, जो कि गांव में ग्राउंड रियलिटीज़ को ध्यान रखेंगे और उनके हिसाब से ट्रीटमेंट मतलब प्रिवेंटिव अप्रोच तैयार करेंगे। और पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट क्या हो जाएंगे, वो इंडिविजुअल्स जिनको हेल्थ इकोनॉमिक्स, प्रोक्योरमेंट सिस्टम, इन्वेंट्री कंट्रोल, मतलब वही कि ओवरऑल कैसे आप मैनेज कर सकते हो पूरे सिस्टम को। बोले 3 सेगमेंट्स में आपको काम करने की ज़रूरत है और इस तरीके से कैडर क्रिएट कर देंगे तो बोलो बहुत ही एफिशिएंटली काम हो सकता है, ठीक है। अब वैसे देखा जाए ना तो पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट में नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो अभी चल रहा है ना, उस उन प्रोग्राम्स के अंडर में CMHOs काम करते हैं, चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर, ठीक है। तो बोले इनका स्किल सेट और इनकी एनर्जीज को कन्फाइन करने की हमें ज़रूरत है। CMHOs ऑलरेडी काम करते हैं, ठीक है, इनका काम मैनेजमेंट का होता है। देखो एक तो लेवल हो गया सीधा पब्लिक से डीलिंग करनी, डीलिंग कर रहे हो तो आप सीधा वहां पर क्या काम करते हो कि भाई ठीक है लोग पेशेंट को देख लिया, ट्रीटमेंट दे दिया, वो एक होता है उनके ऊपर बैठे हुए लोग, ठीक है, वो करते हैं मैनेजमेंट कि भाई कहाँ पर किसको कितना, जैसे कोविड की बात करें तो CMHOs का रोल क्या था कि भाई कहाँ पर कितने वैक्सीन हमें सप्लाई करने, इस डिस्पेंसरी पे इतने, इस डिस्पेंसरी पे इतने, और यहाँ इस गांव में, इस कॉलोनी में ये वैक्सीनेशन का तरीका रहेगा। तो वो ग्राउंड सर्वे था तभी तो हो पाया प्रॉपर, राइट। तो इस तरीके से ट्रेंड इंडिविजुअल्स को हमें एनर्जाइज करने की जरूरत है। ओवरऑल अगर देखें तो कैडर क्रिएट करने की जरूरत है। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने भी अपनी तरफ से ये बात बोल दी है। इसके अलावा ये बोला जा रहा है कि जहां पर हम हमारे हेल्थ सिस्टम में केवल डॉक्टर लेड सिस्टम की बात करते हैं कि डॉक्टर होगा तो ही काम चले, बोले उसके बजाय अगर पैरामेडिकल्स को भी अगर हम प्रमोट करें, जैसे नर्सेज हैं, कंपाउंडर्स हैं, ठीक है, जो ANMs हैं, इनको प्रमोट भी करें तो बहुत फ़ायदा हो सकता है। कि जहां पर आप देखो कि एक नर्स अच्छे से ट्रीट कर सकती है तो नर्सेज को अच्छे से ट्रेनिंग दो, इंसेंटिवाइज करो, जिससे कि डॉक्टर्स की शॉर्टेज के चलते हम ये ना कहें कि भाई कैसे काम चलेगा इस पब्लिक हेल्थ सेक्टर पे। बट वही चीज़ है कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जो नेशनल हेल्थ मिशन है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो शुरू हुआ आज के 15 साल पहले, जो NHM है, ठीक है, इसमें क्या किया जा रहा है, 3 tier स्ट्रक्चर है ना, बोलो उसी को अच्छे से यूज कर लो, ठीक है। और CHC लेवल पे बात करो तो वहां पर आपको पता ही है सर्जिकल एक्सपर्ट्स होने चाहिए, सर्जरी की जरूरत पड़े। PHC लेवल की बात करो तो एक एक्सपर्ट इंडिविजुअल डॉक्टर कम से कम अवेलेबल हो। तो इसमें क्या है कि जब नर्सेज अच्छे से काम कर पाएंगी तो C-सेक्शन भी कम हो पाएगा, ठीक है, पहले से ही पता पड़ जाएगा कि हाँ भाई क्या पोजीशन है, बच्चे की ग्रोथ क्या है, ठीक है, क्या पोजीशन है बच्चे की, उन चीज़ों से पता पड़ जाएगा। तो वो पहले से ही आइडिया दे करके चलेंगे कि भाई ये काम आपको करने हैं, ये नहीं करने हैं। अब अगर वो गाइडेंस पहले से ही दी हुई है नर्सेज के द्वारा या फिर जो ANMs हैं उनके द्वारा,
तो इन्फेंट मोर्टेलिटी कंट्रोल होगी कि नहीं, छोटे बच्चों की डेथ होने से बचाई जाए। मतलब एक तो हो गया कि एक तो स्टिल बर्थ जिसको बोलते हैं, स्टिल बर्थ का मतलब होता है कि पेट में अबॉर्शन हो जाए, ठीक है। और दूसरा, जब पता पड़ जाए कि भाई बच्चे की लोकेशन एकदम प्रॉपर नहीं है, तो क्लियर है कि सी सेक्शन में जाना है, तो भाई CHC में मीटिंग करो आप पहले से। तो आप मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इनको बचा सकते हो, राइट। ऐसे में इस कैडर को तैयार करने की ज़रूरत है। फिर आ जाए हमारे हेल्थ सिस्टम को ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। अगेन वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, ठीक है। जो भी फैकल्टीज़ है, फैकल्टीज़ कौन कौन सी बताई, CHC लेवल पे, PHC लेवल पे और सब सेंट्रल लेवल पे, तीनों लेवल पे जो रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, उन रिफॉर्म्स को पहले तो रिव्यू करो, फिर उसमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है वो करो, ठीक है। ट्रेनिंग प्रॉपर होनी चाहिए, ट्रेनिंग की सबसे बड़ी रोल होती है ना। और उसमें जो एलोकेशन है, बजटरी एलोकेशन, उसको राइज करो ट्रेनिंग के लिए। जितने पर्सनल्स की रिक्वायरमेंट है उन पर्सनल्स का डिप्लॉयमेंट होना चाहिए। और जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको थोड़ा सा इस बारे में समझने की ज़रूरत है। आप ये नहीं कह सकते प्राइवेटाइजेशन कर दो, कमोडिफिकेशन कर दो, मेडिकलाइजेशन कर दो, बोले इससे कुछ नहीं होने वाला है। एग्जिस्टिंग सिस्टम को ही अगर आप रिफॉर्म कर दोगे तो बोले ज़्यादा एफिशिएंटली काम मिलेगा आपको, बजाय कि आप केवल प्राइवेट सेक्टर पे थोप दो। नहीं तो आपको पता है प्राइवेट सेक्टर में तो हाल क्या है, कितने ज़्यादा पैसे ऐंठते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो बोले इसका एक तरीका यही है कि सही तरीके से सही एक्शन लिया जाए। जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उनको भी अगर मैनिपुलेट कर दिया जाए ना तरीके से, तो भी बोला अच्छा खासा हेल्थ सिस्टम हमारा तैयार हो सकता है। तो इस तरीके से जो कैडर सिस्टम है ना, वो बनाने की बात भी की गई है। और कैडर सिस्टम में अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड भी किया है, एग्जिस्टिंग सिस्टम को ही सॉर्टिंग करके, जिसमें एक तो फैमिली मेडिसिन होगी, एक हो गया पब्लिक हेल्थ हो गया, एक हो गया आपका पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट। इन तीनों सेगमेंट्स में बोला प्रॉपर काम कर लो, अच्छा अपने आप ही परफॉर्म करने लग जाएगा इंडिया का हेल्थ सिस्टम। ये था सारा आर्टिकल, ठीक है। तो दो इश्यूज थे, 3 आर्टिकल्स थे, हो गए कंप्लीट। थैंक यू।